प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने मार्केंशिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम के बारे में पढ़ा था। अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंशिया में फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर की उपस्थिति में होता है तथा आर्चिगोनियम के प्रतिलोमन से पूर्व ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से पूर्व आर्चिगोनियम की नेक कैनोल सेल और वेंटर कैनोल सेल ये दोनों ही डीजनरेट हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं और एक तरह का म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती है। इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के कीमोट्रैक्टिक प्रभाव से लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोइट्स इसकी ओर आकर्षित होते हैं। म्यूसिलेज वाटर में एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्चिगोनिया का माउथ खुल जाता है। इसी समय लंबे स्टॉक वाले एंथ्रिडियोफोर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर फ्री लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजोइट्स वर्षा की बूंदों द्वारा आर्चिगोनियोफोर के पात्रों तक पहुंच जाते हैं तथा आर्चिगोनिया में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें से एक एंथीरोजोइट्स एग से संयुक्त होकर 2x या डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। अब जाइगोट अपने चारों ओर भित्ति या वॉल स्रावित कर ओस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात आर्चिगोनियोफोर स्टॉक के इलोंगेशन व डिस्क के केंद्रीय भाग में तीव्रता से या तेजी से वृद्धि के फलस्वरूप आर्चिगोनिया इन्वर्टेड या प्रतिलोमित हो जाती है। इसी समय परिलिंगधानी यानी कि पेरिचिटियम तथा रेज भी डेवलप हो जाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में इन्वर्जन ऑफ आर्चिगोनिया देख सकते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियोफोर elongates a complaint by rapid growth of the central part of archigonial disc that leads to inversion of archigonia. The arrangement of archigonia is also reversed from the acropetal to basipetal. This process of inversion is a complaint by development of the cell thick tissue called as perithecium or involucre on the both side of each archigonial rose. Also long green figure-like projections arise from the margin of disc is known as rays. इस तरह से दो तरह की कवरिंग ओस्पोर्स या जाइगोट के चारों तरफ बन जाती है। इस कवरिंग को पेरिथेटियम और रेस कहा जाता है। अब हम मार्केंशिया में स्पोरोफिटिक फेज के बारे में पढ़ेंगे। द स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया स्पोर्स इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट में डिवीजन होने से स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के उद्दीपन से आर्चिगोनिया के चारों ओर स्थित गैमेटोफिटिक टिश्यू एक्टिव हो जाता है।
जिससे अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे आर्चिगोनियोफोर स्टॉक की लंबाई में वृद्धि, रिसेप्टिकल एवं डिस्क की डॉर्सल सरफेस के केंद्रीय भाग में वृद्धि से आर्चिगोनिया का इन्वर्जन होता है या प्रतिलोमन होता है। आर्चिगोनिया पंक्ति के दोनों ओर पेरिचिटियम निर्माण होता है। इसके साथ ही आर्चिगोनिया वेंट्रस सेल्स की में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। उससे 2 to 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोड्यूस होती है। इस आवरण को कैलिप्ट्रा कहते हैं, जो कि स्पोरोगोनियम को ढके रहती है। पेरिगाइनियम की कोशिकाएं एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा एक कोशिकी मोटी नलिकाकार आवरण बनाती है, जो कि गोपक या कैलिप्ट्रा को कवर किए रहती है। इस प्रकार यंग स्पोरोफाइट 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स यानी कि आवरण के द्वारा घिरा रहता है। ये आवरण कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम और पेरिचिटियम कहलाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप आउटर एपिबेसल सेल और भीतरी हाइपोबेसल सेल का निर्माण होता है। इसके पश्चात होने वाले डिवीजन में विभिन्न जातियों में विभिन्नता पाई जाती है। अधिकांशतः जातियां जैसे कि मार्केंशिया पॉलीमार्फा में सेकंड डिवीजन वर्टिकल होता है, जिससे कि 4 कोशिकाओं का एक क्वाड्रेंट बन जाता है। थर्ड डिवीजन भी वर्टिकल परंतु सेकंड डिवीजन के समकोण पर होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं वाला ऑक्टेंट बन जाता है। ऑक्टेंट के बेसल भाग से फुट और सीटा तथा अध्याधरी यानी कि बाहरी भाग से कैप्सूल का निर्माण होता है। कुछ स्पीसीज में फॉर एग्जाम्पल मार्केंशिया डोमिनिजेंसम में एपिबेसल पार्ट से कैप्सूल व सीटा तथा ऊपरी भाग यानी कि हाइपोबेसल तथा हाइपोबेसल भाग से सीटा का नीचे वाला भाग यानी कि फुट का परिवर्धन होता है। कुछ अन्य स्पीसीज जैसे कि मार्केंशिया चिनोपोडा, इसमें भी डिप्लॉइड जाइगोट में 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे कि 3 सेल्ड फिलामेंटस एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस एम्ब्रियो की बेसल सेल से फुट, मध्य सेल से सीटा और एपेक्स वाली सेल से कैप्सूल का निर्माण होता है। फुट के क्षेत्र में अनियमित डिवीजन होते रहते हैं, जिससे कि एक गोलाकार पेरेन्काइमेटस सेल्स की एक मास बन जाती है, जो कि प्रसारित होकर लंगर के समान अथवा फूला हुआ ग्रंथिल के समान फुट बनाती है। सीटा क्षेत्र की कोशिकाएं कुछ इरेगुलर डिविजन्स के द्वारा आइसोडेमेट्रिक सेल्स बनाती हैं, जो कि वर्टिकल रो में अरेंज रहती हैं।
इस प्रकार से छोटे सीटा का निर्माण होता है। अब जैसे जैसे स्पोरोफाइट डेवलप होता रहता है, सीटा की कोशिकाओं के डिवीजन व दीर्घीकरण के फलस्वरूप सीटा 3 to 4 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाता है। इस वृद्धि के कारण ही कैलिप्ट्रा को बंधता हुआ परिस्थिधानी व परिलिंगधानी से बाहर निकलकर दिखाई देने लग जाता है। अब कैप्सूल क्षेत्र की कोशिकाओं में भी कुछ डिवीजन होने से कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक बाहरी स्तर यानी कि एम्फीथिशियम तथा एक भीतरी कोशिकाओं का समूह एंडोथिशियम बन जाता है। एम्फीथिशियम की कोशिकाओं में केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे एक स्तरीय कैप्सूल वॉल का निर्माण हो जाता है। कैप्सूल के मैच्योर होने पर कैप्सूल भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें एनुलर थिकनिंग डेवलप हो जाती हैं और भीतर की ओर एंडोथिशियम की जो सभी कोशिकाएं हैं, वो आर्चीस्पोरियम के रूप में वर्क करती हैं। अब इस आर्चीस्पोरियम सेल्स में बार बार डिवीजन होते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण हो जाता है। प्रारंभ में इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सभी कोशिकाएं हैं, वो समान आकार की होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में ये वर्टिकल दिशा में दीर्घित हो जाती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की लगभग आधी कोशिकाएं स्टेराइल इलेटस मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। बाकी सेल फर्टाइल स्पर्म मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। अब स्टेराइल कोशिकाएं लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, फ्यूसिफॉर्म हो जाती हैं। इनकी कोशिका भित्तियों पर भीतर की ओर 2 स्पाइरल थिकनिंग डेवलप हो जाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लंबी बेलनाकार तर्कोरूपी कोशिकाएं इलेटस कहलाती हैं। प्रत्येक इलेटस एक डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं या आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं और कुंडलन गति करते हैं। कुंडलन गति के कारण ही ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प भी करते हैं। अब प्रत्येक फर्टाइल सेल्स 3 to 5 टाइम्स डिवाइड करती हैं और घनाकार कोशिकाओं की एक वर्टिकल रो बनाती हैं, जिन्हें कि स्पोर्म मदर सेल्स कहते हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में 8 to 32 सेल्स हो सकती हैं। मार्केंशिया पॉलीमार्फा में 32, मार्केंशिया डोमिजेंसिस में 8 to 16 स्पर्म मदर सेल्स पाई जाती हैं। अब प्रत्येक स्पर्म मदर सेल्स में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक स्पोर टेट्राड बनता है। मैच्योर होने पर स्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यदि हम मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि मार्केंशिया का मैच्योर स्पोरोफाइट 3 स्पष्ट पार्ट्स
में डिफ्रेंशिएट होता है। नंबर 1 फुट, सेकंड सीटा एंड थर्ड कैप्सूल। फुट ये स्पोरोफाइट का बेसल डेंस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का क्षेत्र होता है। फुट ग्लैंडुलर अथवा लंगर यानी कि एंकर की आकृति का होता है तथा गैमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड होता है। फुट का मुख्य कार्य गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना होता है। सीटा पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फुट और कैप्सूल को परस्पर संलग्न रखता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वे वैक्यूलेटेड होती हैं। प्रारंभ में सीटा छोटा होता है परंतु कैप्सूल्स की मैच्योरिटी के पश्चात ये शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करता है जिससे कि कैप्सूल प्रोटेक्टिव आवरण या कवरिंग को बेध कर बाहर निकल आता है। सीटा की लंबाई में वृद्धि इसकी कोशिकाओं के इलोंगेशन होने के कारण होता है। फुट से कैप्सूल तक न्यूट्रिटिव पदार्थ या पोषण पदार्थों का संवहन भी सीटा के द्वारा ही होता है। कैप्सूल मैच्योर अवस्था में कैप्सूल गोलाकार या अंडाकार यानी कि ओवॉइड होता है जो सीटा के दूरस्थ सिरे पर स्थित होता है। कैप्सूल वॉल तथा जैकेट एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है। जैकेट कोशिकाओं की भित्तियों में भी एनुलर थिकनिंग पाई जाती है। कैप्सूल की कैविटी के अंदर बहुत सारे बीजाणु यानी कि स्पोर्स व इलेटस होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स राउंडेड और टेट्राहाइडल तथा 12 to 30 माइक्रोन डायमीटर वाले होते हैं। स्पोर वॉल के भित्ति को अगर देखें तो स्पोर वॉल मोटी और द्विस्तरीय होती है। बाहरी अपेक्षाकृत एक्सोस्पोर्स और भीतर की वॉल पतली तथा एंडोस्पोर कहलाती है। प्रत्येक स्पोर्स में ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इलेटर्स भी यूनिसेल्यूलर, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और स्पिंडल शेप के होते हैं। इनकी एंडोस्पोर पर 2 स्पाइरल थिकनिंग बैंड पाई जाती हैं। मैच्योर इलेटर्स में प्रोटोप्लास्ट का अभाव होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं यानी कि आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। इसलिए स्पोर्स के डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं। अब हम द एसेंस ऑफ कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे।